नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे जो भारतीय रियासतों के प्रति नीति रही ब्रिटिश की पूरे संपूर्ण ब्रिटिश काल में। ठीक है, 3 नीतियां रही थी। एक तो थी रिंग फेंस की नीति, यानी कि घेरे की नीति का काल, जब सब रियासतों को घेरा जाएगा 1757 से लेकर 1813 ईस्वी के अंतर्गत। उसके बाद अधीनस्थ पार्थक्य की नीति चलाई थी इन्होंने 1813 से लेकर 1858 में। ठीक है, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, इसके अंतर्गत भी इन्होंने जो है अपनी सर्वोच्चता दिखाई, अधीनस्थ किया शासकों को। उसके बाद आती है तीसरे नंबर की अधीनस्थ संघ की नीति, जो कि ब्रिटिश ताज के तहत हुई 1858 से लेकर 1935 के काल में। इसे कह सकते हैं आप पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। तो मित्रों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। व्याख्या के साथ हम इस सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। 28 प्रश्न लगाएंगे, लेकिन ये केवल 28 प्रश्न नहीं है। आपको ये पूरा जो टॉपिक है भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, इस अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ी सी भी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने एक मित्र में शेयर करें। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस करें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलते रहे। तो चलिए पढ़िए, लेकिन समझकर। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा इसके अंतर्गत, विलियम ली वार्नर की पुस्तक है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, और इसी के जरिए 3 नीतियां जो लगाई थी संपूर्ण ब्रिटिश काल में भारतीय रियासतों पर, उसके बारे में बताया है इन्होंने। विलियम ली वार्नर की पुस्तक है द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया में इन्होंने, विलियम ली वार्नर ने, जो रियासतें हैं उनके प्रति जो ब्रिटिश नीति थी उसके 3 चरण बताए हैं। भारतीय रियासतों के प्रति नीति के आधार पर संपूर्ण ब्रिटिश काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो देखिए, 3 भागों में विभाजित किया। एक तो घेरे की नीति का काल, यानी कि 1757 से 1813 का टाइम पीरियड। ठीक है, इसे रिंग फेंस की नीति भी कहा जाता है। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1858 तक, जिसे कि पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन भी कहा जाता है। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन इसे कहा जाता है। इन तीनों की जो चर्चा है हम आगे करेंगे प्रश्नों के तहत। कंपनी की घेरे की नीति का आधार क्या था? देखिए, क्रमबद्ध प्रश्न है, एक प्रश्न का उत्तर, फिर उसके आगे जो है क्रमबद्ध तरीका चलेगा इसमें। तो कंपनी के घेरे की नीति जो है उसमें क्या था? इस काल में कंपनी ने क्या किया, भारतीय रियासतों के जो आंतरिक मामले थे ना, उसमें हस्तक्षेप न करने की नीति का अनुसरण किया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो ये ब्रिटिश कंपनी थी, ये इतनी शक्तिशाली नहीं थी उस टाइम पीरियड में। 1757 के जब प्लासी का युद्ध होता है, उस टाइम पीरियड तक ये इतनी शक्तिशाली नहीं हुई थी, इसके पास साधन नहीं थे इतने, इसीलिए वो रियासतों से पंगा नहीं लेना चाहती थी। ठीक है, तो कंपनी की घेरे की नीति का आधार क्या था? हस्तक्षेप तथा सीमित उत्तरदायित्व। रिंग फेंस या घेरे की नीति का निर्माता कौन था? घेरे की नीति का जो निर्माता था वो था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, देखिए, इस दौरान क्या हुआ कि कंपनी की जो नीति थी वो अन्य देशी रियासतों से संबंध बढ़ाकर और उन्हें शक्तिशाली रियासतों के विरुद्ध जो बफर स्टेट हैं उसके रूप में रखने की थी। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। प्रश्न पूछा जाता है, रिंग फेंस या घेरे की नीति का निर्माता तो था वारेन हेस्टिंग्स। दरअसल क्या था, कंपनी की नीति थी कि जो दूसरी रियासतें हैं उनके साथ संबंध बढ़ाया जाए और उन्हें शक्तिशाली जो रियासतें हैं उसके विरुद्ध में बफर स्टेट के रूप में यूज किया जाए। उस समय जो कंपनी थी उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी, या कह लीजिए साधन नहीं थे कि जिससे वे देसी रियासतों से लड़कर और उन्हें अपने अधीन कर सकें।
अगला प्रश्न है हमारा, रिंग फेंस का उल्लंघन किसने किया? तो देखिए, जिन्होंने इसकी शुरुआत की उन्होंने सबसे पहले उल्लंघन किया, तो वारेन हेस्टिंग्स जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी घेरे की नीति की, और उन्हीं ने रिंग फेंस यानी कि घेरे की नीति का उल्लंघन किया, और साथ में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कैसे? देखिए, वारेन हेस्टिंग्स जो थे इन्होंने इस नीति को दरकिनार करके वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, बनारस के जो राजा थे चेत सिंह और अवध की जो बेगम थी उनसे क्या किया, अनुचित मांगे रखी अपनी। ठीक है, किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस के राजा चेत सिंह से और अवध की बेगमों से। साथ ही साथ जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इन्होंने टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया और उसका जो आधा राज्य था उसको हड़प लिया। घेरे की नीति के काल में अंग्रेजी कंपनी और भारतीय रियासतों में संबंध किस प्रकार के थे? तो देखिए, संबंध जो इन्होंने रखे थे अपनी नीति में वो थे बराबरी के। ठीक है, तो बराबरी पर आधारित थे ये सारे संबंध। दरअसल क्या था कि कंपनी ने, इसमें था क्या क्या चीजें थी रिंग फेंस नीति में, ये सुनिए आप, कि कंपनी ने क्या किया, देसी जो राजा थे या नरेश थे उनसे संधियों में अपनी सर्वोच्चता का दावा बिल्कुल भी नहीं किया, एक दूसरे की इच्छाओं और सुविधाओं का बिल्कुल ध्यान रखा और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने का विश्वास दिलाया। रियासती शासक जो थे उनको पूरी तरह से जनता पर अपनी सत्ता रखने की गारंटी भी दी, लेकिन काफी हद तक ये सारे रूल जो हैं वो तोड़े गए। सहायक संधि प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? देखिए, सहायक संधि जो लेकर आए थे वो थे लॉर्ड वेलेजली। तो 1758 में जब लॉर्ड वेलेजली भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्हें लगा कि जो भारत में कोई भी शक्तिशाली रियासत नहीं है, इसीलिए जो ये हम रिंग फेंस या घेरे की नीति चला रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई शक्तिशाली रियासत नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं, कंपनी जो है वो देश में एक प्रभुत्वशाली शक्ति बन सकती है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दूसरी नीति चलाई, सहायक संधि की नीति चलाई। ठीक है, सहायक संधि प्रणाली की मुख्य बातें क्या थी? देखिए, सहायक संधि प्रणाली में क्या था, कुछ बातें थी, ध्यान से सुनिए। इसके तहत रियासत की सुरक्षा और सहायता के लिए अंग्रेजी सेना को रियासत में रखा जाएगा, पर रियासत क्या करेगी, अंग्रेजी सेना के लिए निश्चित धनराशि या रियासत के कुछ भाग को कंपनी को सौंपेगी, जिसकी आय से कंपनी सेना का खर्चा चलाएगी। मतलब जो सेना रखी जा रही है उसका खर्चा संबंधित रियासत जो है वो उठाएगी। संबंधित जो शासक है जिससे आप सहायक संधि कर रहे हैं वो किसी अन्य शासक या किसी विदेशी शासक से सीधा संबंध स्थापित नहीं कर सकता, उसे जो कंपनी है उसे मध्यस्थ बनाना पड़ेगा। किसी शासक का दूसरी रियासत से अगर मतभेद हो जाता है तो कंपनी के जो अधिकारी हैं वो मध्यस्थ बनेंगे। अपनी रियासत से अंग्रेजों के अलावा फ्रांसीसी हो गए, डच हो गए, पुर्तगाली हो गए, डेनिश हो गए, इन सबको बाहर खदेड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विदेशी शक्ति जो है वो रह नहीं सकती सिवाय अंग्रेजों के। रियासत को एक जो अंग्रेजी रेजिडेंट है वो भी रखना पड़ेगा, जिसका रियासत पर प्रभाव रहेगा। मतलब वो सारी चीज क्या करता था, देखता था। अगर कोई भी संबंध किसी यानी कि जो कोई भी सहायक संबंधी प्रणाली की बातों को खारिज करती थी रियासत, उसको उस पर कड़ी नजर रखने के लिए अंग्रेजी जो रेजिडेंट है वो रखा गया था। इन सभी के बदले अंग्रेजी सरकार उस रियासत की बाहरी आक्रमण और आंतरिक संकटों से सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर ले लेती थी। तो ये सारी चीजें जो थी वो सहायक संधि के अंतर्गत आती हैं। आगे है, सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम किस रियासत ने अंग्रेजी सरकार के साथ सहायक संधि की? तो सबसे पहले हैदराबाद के जो निजाम थे 1758 में, उन्होंने जैसे ही ये सहायक संधि प्रणाली 1758 में बनी उसी समय क्या किया, हैदराबाद के निजाम जो है सहायक संधि के अंतर्गत आ गए। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग 1803 ईस्वी तक जितना जो सभी देसी राजा थे, लोग थे, वो जो है कंपनी सरकार से उन सब ने क्या किया, 1803 के लगभग सभी ने सहायक संधियां कर ली थी। सहायक संधि के परिणाम क्या निकले? देखिए,
सुरक्षित और जो स्वतंत्र देशी रियासतें थीं उनका जो आंतरिक प्रशासन था, आर्थिक व्यवस्था थी, वो नष्ट होने लगी। देखिए अंग्रेजी जो कंपनी थी वो देशी रियासतों के खर्चे पर बड़ी सेना तैयार कर पाई इस वजह से, और ये जो सैनिक शक्ति उसने खड़ी की थी उसके माध्यम से वो क्या कर रही थी, अपना जो राजनीतिक उद्देश्य है वो इस सैनिक शक्ति के बलबूते पर हासिल कर सकती थी। अब उसे अवसर मिल गया था, किसे, अंग्रेजी सेना को, क्योंकि अब उसकी अंग्रेजी सेना बढ़ रही थी। तो उससे क्या हुआ, स्वतंत्र देशी जो रियासतें हैं उनका प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था है नष्ट होने लगी। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था इसलिए नष्ट होने लगी क्योंकि उन्हें बहुत पैसा जो है वो सेना के खर्चे के लिए देना पड़ता था। टीपू सुल्तान को किस गवर्नर जनरल ने हराया? तो गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था। मैसूर का चौथा और अंतिम युद्ध किसके बीच में हुआ? तो अंग्रेजी सेना और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। सीधी सीधी बात है, लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य कह सकते हैं आप। तो ये मैसूर का चौथा युद्ध था और अंतिम युद्ध था। देखिए 2 युद्ध जो हुए हैं वो हैदर के साथ हुए हैं अंग्रेजी सेना के, और ये लास्ट वाला हुआ है टीपू सुल्तान के साथ। इसमें मई 1799 में जो टीपू सुल्तान है वो मारा जाता है चौथे युद्ध में, और आधा राज्य जो था मैसूर का वो किसे सौंप दिया गया? टीपू सुल्तान का जो आधा राज्य था वो सौंप दिया गया अंग्रेजी सेना को, और मैसूर राज परिवार का एक बालक था उसको वहां का राजा बना दिया गया। तंजौर के राजा के साथ कंपनी ने कब संधि की? तो तंजौर के राजा के साथ जो संधि की थी वो अक्टूबर 1799 में की थी। राजा ने क्या किया, लॉर्ड वेलेस्ली को व्यवहारिक रूप से शासन व्यवस्था जो थी सौंप दी थी। सहायक संधि के तहत सूरत के साथ क्या किया गया? तो सूरत जो था उसे क्या किया गया, उसे पेंशन दे दी गई और उसको हटा दिया गया, और सूरत का सारा नियंत्रण जो था वो कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया। कर्नाटक के साथ सहायक संधि में क्या हुआ? कर्नाटक के साथ सहायक संधि में क्या हुआ? 1801 में नवाब की जब मृत्यु हो गई, कर्नाटक के नवाब की, तो वहां का शासन जो है वो कंपनी के हाथों में चला गया। देखिए इन्होंने क्या किया, जो नया नवाब था उसे रियासत की आय का 20% दे दिया गया, मतलब 20% देना निश्चित कर दिया गया, और अवध के साथ भी संधि के बाद उसके जो कुछ प्रदेश थे उनको छीन लिया गया या ले लिया गया। किस गवर्नर जनरल ने अधीनस्थ पार्थक्य की नीति प्रारंभ की? तो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रारंभ की। 1813 से ये आपके अधीनस्थ जो पार्थक्य की नीति है ये शुरू होती है, 1858 तक चलती है। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे इन्होंने ये शुरू की थी। देखिए इन्होंने क्या किया, भारतीय रियासतों को अंग्रेजी प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया, और ये देसी रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के बिल्कुल विरुद्ध थे। ये थोड़े उल्टे किस्म के थे। इन्होंने क्या किया, देसी राज्यों को जो मिलाया जा रहा था सहायक संधि के बलबूते पर, ये प्रथा जो है इन्होंने त्याग दी। ठीक है, ये चाहते थे कि रियासतों का जो आंतरिक प्रशासन है वो राजा देखें, हम ना देखें, लेकिन वे कंपनी के अधीन रहें। जो रियासतें हैं वो कंपनी के अधीन रहे, उनको जो है सहायक संधि के बलबूते पर छीना न जाए। ये इनकी लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे इनकी ये मान्यता थी, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक चली नहीं। ठीक है, देसी रियासतों के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? अब डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स यानी कि विलय की नीति अब आती है। ठीक है, कुछ टाइम तक तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति चली अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के अंतर्गत कि जो प्रशासन है रियासतों का उसके अंदर यानी कि उसको हम क्या करेंगे, रियासतों को छीनेंगे नहीं, सिर्फ वो हमारे अधीन बनी रहे। लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी आते हैं, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत वो लेकर आए, यानी कि विलय की नीति का सिद्धांत, या इसको आप कह सकते हैं व्यापगत का सिद्धांत। ठीक है, तो ये कौन लेकर आए थे? ये लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे। देखिए लॉर्ड डलहौजी जो हैं
गवर्नर जनरल थे, 1848 में आए थे, 1856 में गए भारत से, और इन्होंने देसी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की पूरी कोशिश की, और इसके अंतर्गत इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो सिद्धांत हैं वो लागू किया। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत था क्या? तो देखिए, यदि किसी राज्य का शासक बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मतलब उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका राज्य जो है भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। शासक का अगर बच्चा नहीं है तो बच्चा गोद लेने की अनुमति उसको नहीं है। कुप्रबंध का आधार, मतलब आप प्रबंध जो है, रियासत का प्रबंध जो है सही तरीके से नहीं चला रहे, इसीलिए आपका जो राज्य है वो हम हड़प रहे हैं। तो कुप्रबंध का आधार जो है उसके आधार पर भी जो राज्य है या रियासत है उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो ये थी आपकी विलय की नीति या व्यापगत की नीति या सिद्धांत या डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। अब है विलय की नीति के अंतर्गत किन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1848 में सतारा को, 1849 में जैतपुर व संबलपुर को, 1850 में बाघाट को। देखिए यहां पर संबलपुर नहीं आएगा, संभलपुर आएगा, ठीक है। तो 1849 में जैतपुर व संभलपुर, 1850 में बाघाट, 1852 में उदयपुर, ये उदयपुर नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का उदयपुर है, 1854 में झांसी, 1854 में ही नागपुर रियासत को, और 1856 में अवध को, ठीक है। तो इनको विलय की नीति के अंतर्गत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। किस रियासत पर कुप्रबंधन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया? कुप्रबंध का आरोप लगाकर अवध को मिलाया गया था 13 फरवरी 1856 को। विलय की नीति के अंतर्गत किस राज्य पर युद्ध करके उसे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया? तो देखिए, पंजाब को 1849 ईस्वी के अंतर्गत जो है विलय की नीति के तहत मिलाया गया। जब तक राजा रणजीत सिंह थे तब तक इनकी हिम्मत नहीं हुई, और बाद में 1849 में इसको मिलाया गया। अधीनस्थ संघ की नीति का उद्देश्य क्या था? देखिए, अधीनस्थ संघ की जो नीति थी उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि भारतीय जो राजा हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं। अब ये देखिए, तीसरा टाइम पीरियड आ गया, मतलब 1858 से लेकर 1935 का टाइम पीरियड। देखिए, आपको पता है 1857 में होती है क्रांति, ठीक है, और तब ये अधीनस्थ संघ की नीति जो है इसको लाया गया 1858 में, जब आपके जो विक्टोरिया हैं, महारानी विक्टोरिया, उन्होंने क्या किया, सारे साम्राज्य को ब्रिटिश जो सत्ता है उसके अंतर्गत ले आए। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश जो ताज है उसके अधीन जो है भारत को कर दिया गया। तो 1858 से 1935 तक का टाइम पीरियड अधीनस्थ संघ की नीति के अंतर्गत आया, और इसमें भारतीय राजाओं के साथ अब संबंध अच्छे बनाए जाने लगे। अच्छा, अब अच्छे बनाए जाने लगे, वाई, क्यों? देखिए, जिस प्रकार से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का रियासतों ने साथ दिया, आप सब जानते हैं सभी रियासतों ने लगभग अंग्रेजों का साथ दिया, कुछ को छोड़ के, ठीक है। उसको देखते हुए ये नीति अपनाई गई कि अगर भविष्य में देशी राज्यों का उपयोग करना है ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के साधन के रूप में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भारतीय राजाओं के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए ऐसा किया गया। 1858 के बाद भारत का शासन किसके अधीन आ गया? तो 1858 के बाद आपको पता है, जब क्रांति के बाद ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो है भारत का शासन आ गया। अधीनस्थ संघ की नीति का सूत्रपात किसने किया था? तो अधीनस्थ संघ की जो नीति थी, देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है गवर्नर आए, फिर गवर्नर जनरल आए। गवर्नर जनरल के बाद जो है, जब 1858 में सारी सत्ता ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हो गई, तो वायसराय जो है वो नियुक्त किए गए। तो पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो इन्होंने क्या किया, अधीनस्थ संघ की नीति जो है उसका सूत्रपात किया, और ये नीति जो है 19वीं शताब्दी के अंत तक कायम रही। लेकिन 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में क्या हुआ, फिर से ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने की प्रथा को जन्म दे दिया, ठीक है।
किस वायसराय के समय देशी राज्यों के अंदरूनी मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया? तो ऐसा कौन सा वायसराय था जिसके समय में देशी राज्यों के अंदरूनी मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया? तो लॉर्ड कर्जन जो था उसके टाइम पीरियड में ऐसा हुआ। देखिए, ब्रिटिश जो रेजिडेंट थे वो रखे जाने लगे, राजाओं को पदच्युत कर दिया गया, उत्तराधिकार नियम जो है वो अंग्रेज बनाने लग गए रियासतों के लिए, सिक्के चलाने के अधिकार उनके खत्म कर दिए गए और अपना जो है आज्ञाकारी पूर्ण रूप से बनाया जाने लगा किसको? रियासतों को। तो ये सारे काम जो है लॉर्ड कर्जन के समय में होने लगे, जिसकी वजह से जो है ब्रिटिश जो हस्तक्षेप है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। देसी राजाओं को पुनः अंग्रेज सरकार के पक्ष में लाने की नीति का अनुसरण किस वायसराय ने किया? तो देशी राजाओं को वापस से अंग्रेजी जो सरकार है उसके पक्ष में लाने का जो काम किया वो लॉर्ड मिंटो ने किया, वायसराय लॉर्ड मिंटो ने। अब ऐसा क्यों भाई? ये बहुत बढ़िया थे? नहीं, परिस्थितियां ऐसी थी। क्या हुआ था उस टाइम? बंगाल विभाजन हो गया था और उसके बाद जो राष्ट्रवादी शक्तियां थी उन्होंने अपना उग्र रूप धारण कर लिया था, जिसका मुकाबला अंग्रेज नहीं कर सकते थे। कौन कर सकता था? सिर्फ और सिर्फ देसी जो नरेश थे वो ही कर सकते, देशी राजा लोग कर सकते थे। इसीलिए लॉर्ड मिंटो ने सोचा कि देसी राजाओं को अपनी ओर मिला लिया जाए, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कर्जन की जो तानाशाह की नीति थी उसको छोड़ दिया और उनको अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। 1800 एक चीज और देखिए, लॉर्ड मिंटो जो थे इन्होंने राज्यों के प्रशासन को सुधारने के लिए ऐसे प्रयास किए कि जो राजा है वो खुद ही प्रशासन में सुधार करे। मतलब अगर कहीं कुप्रशासन कुप्रबंध हो रहा है किसी रियासत में तो उसको हटाया ना जाए राजा को, बल्कि उस राजा को समझाया जाए, ऐसे प्रयास किए जाएं। 1858 के बाद के वर्षों में देशी नरेशों के प्रति अंग्रेजों की नीति के दो अंतर विरोधी तत्व कौन से रहे? दो अंतर विरोधी तत्व कौन से रहे? पहला तो देखिए, हस्तक्षेप की नीति इन्होंने लागू की कि हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा, देशी राजाओं को राष्ट्रीयता विरोधी प्रतितोलक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। मतलब अगर कहीं राष्ट्रवादिता या राष्ट्रीय तत्व उजागर होते हैं, राष्ट्रवादी शक्तियां उजागर होती हैं, तो उनको समाप्त करने का काम भी कौन करेगा? देशी राज्य हैं वो करेंगे। किस विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सत्ता व रियासती नरेशों में मित्रता गहराई? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ उस टाइम पीरियड में जो ब्रिटिश सत्ता थी और रियासती नरेश थे उनमें मित्रता जो है वो गहरी हो गई थी। अच्छा, एक चीज, हमने सारी चीजें देख ली हैं, लेकिन हमने एक चीज आपको ध्यान से देखनी होगी, अधीनस्थ संघ की नीति, है ना। अधीनस्थ संघ की नीति क्या थी? दरअसल देखिए, ये 1858 से 1935 तक की थी। इसमें क्या किया गया? इसमें ब्रिटिश जो सर्वोच्चता है वो कायम की गई। महारानी विक्टोरिया जो है उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ब्रिटिश सर्वोच्चता पूरी तरह स्थापित कर दी गई। विलय की जो नीति थी जो डलहौजी ने लगाई थी उसको परित्याग कर दिया गया उसका। देशी जो नरेश थे उनको गोद लेने का अधिकार दिया गया, जैसे कि पहले नहीं दिया गया था रानी लक्ष्मीबाई के समय में, ठीक है। कुप्रशासन के लिए शासकों को दंडित किया जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन किसी राज्य को हड़पा नहीं जाएगा, विलय नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो थी ये अधीनस्थ संघ की नीति के अंतर्गत थी। देखिए, 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, वो पारित हो जाता है और फिर भारतीय प्रांत और जो रियासतें हैं उनका एक संघ बनाने की बात की जाती है, लेकिन ये संघ जो है वो अस्तित्व में नहीं आया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको सारी जो भारतीय राज्यों की ब्रिटिश नीति थी, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, वो समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, प्लीज़ 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 अपने एक मित्र में शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।